नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। कि राजस्थान के रण में और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के चुनाव में इस बार जीत किसकी होगी राजनीतिक मैदान पर? क्या बुराई पर अच्छाई की वाकई जीत हो पाएगी? दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और बड़े-बड़े चेहरे इस चुनाव में किनारे भी होंगे। तो विधानसभा पहुंचने वाले खुशकिस्मत कौन होंगे? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव गुप्ता जी समाजशास्त्री हैं, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं और राजेश चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करूंगी। राजेश चौधरी जी, आपसे तीसरी लिस्ट आने से पहले जो माहौल है इस वक्त, क्या बता रहा है पार्टी की स्थिति? हेलो। राजेश चौधरी जी हाँ बोले। मीना जी मीना हाँ जी। जी बोले। हाँ, एक राजेश बार आप जी रिपीट क्या कर। था? राजेश जी तीसरी लिस्ट से पहले आज तक जो नाम सामने आए हैं और उसके बाद जो विरोध दिख रहा है सड़कों से लेकर पार्टी के अध्यक्ष के घर तक, कब तक स्थिति नियंत्रित हो जाएगी? मीना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 124 की लिस्ट डिक्लेयर कर दी है और उन 124 में से 2-3 जगह ही विरोध आ रहा है। वो विरोध भी इसलिए आ रहा है कि जहां हमारी पार्टी 2-2 बार चुनाव जीत चुकी है, 3-3 बार चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने ये माना है, ये सोचा भी है कि भाई जो व्यक्ति जिताऊ है या जो टिकाऊ है, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जैसे अपन अभी सांचौर की भी आप बात करेंगे, मुझे पता है, राजसमंद की बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे, इन सब जगह हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। इसलिए हम केवल जिस कैंडिडेट को हमें लगता है कि इसको शिफ्ट करना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट है, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। विरोध वाली कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत एक दो जगह वो एक आध दिन में ड्रॉप हो जाएगी। जी, पौरुष भारद्वाज जी, तीसरी लिस्ट आपकी आने की संभावनाएं कब तक हैं? देखिए मीना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तीसरी लिस्ट का काउंटडाउन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। संभव है कि आजकल में हम लोग तीसरी लिस्ट अपनी जारी करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, जैसा कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया, मैं उसी संदर्भ में अपनी पार्टी के संदर्भ में कहना चाहूंगा। बात यह है कि देखिए, हमारे द्वारा जो कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की गई, तो हमारे यहाँ पे जो है मतलब इतनी शांति से सारा कार्य हुआ कि आपके सामने की बात है, कोई छुटपुट नहीं के बराबर कोई एक दो जगह किसी ने वो भी आपत्ति मौखिक रूप में दर्ज कराई। भाई कहीं कोई किसी भी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन या फिर एक मीडिया में बयानबाजी इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली। तो ये इस बात का परिचायक है कि हमारे सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के प्रति सिर्फ पार्टी के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जो है एक समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। जी, दोनों के दावे हैं चुनाव जीतने के, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों में से किसको सफलता मिलेगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीर उभर रही है, राजीव तिवारी जी, कुछ बड़ी आप लोग सब प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए ताकि राजीव तिवारी जी के अलावा सभी अपना जी। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जी, राजीव तिवारी जी, अब जब मैदान में कुछ ऐसी सीट है जहां दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नाथद्वारा को हम देखें, विधानसभा अध्यक्ष की सीट है। वहां पर आप जो मुकाबला देख रहे हैं, वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक की स्थिति ये है कि मेवाड़ के जो महेंद्र सिंह जी के बेटे को वहां पे टिकट दिया गया है, तो वो उनका पहला चुनाव है इस बार, और वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो सीपी जोशी साहब भी चुनने के बाद नाथद्वारा में बहुत ज्यादा उनका सक्रियता नहीं देखी गई, और ना ही कोई ऐसे कोई बहुत विशेष वहां पर परिवर्तन ऐसे हुए जिससे लगे। हाँ, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने वहां डेवलपमेंट जरूर किया है और काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है वहां पे। जैसे देश की सबसे ऊंची शिव जी की मूर्ति वहां पे नाथद्वारा में बनी है, और दूसरे डेवलपमेंट वहां पे हुए हैं। मंदिर कॉरिडोर के पास में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो नाथद्वारा में कोई बहुत ज्यादा विकास के काम नहीं हुए हैं। वहाँ एयरपोर्ट भी है,
तो वो प्राइवेट रूप से रिलायंस के द्वारा डेवलप किया हुआ है, और जो दूसरी चीजें हैं वो भी वहां पर अगर देखें तो अभी तक जो मुकाबले की बात है, तो वहां पर अभी सीपी जोशी का अपर हैंड है, वो ज्यादा वहां के फेवरेट उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट का चुनाव, आप जो चयन है कैंडिडेट सामने, जनरली एक परसेप्शन ये भी है कि जो दोनों प्रमुख या देश में कहीं भी जो प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व होता है, उनके खिलाफ जब कैंडिडेट का चयन होता है तो वो हमेशा सोच समझ कर किया जाता है। यहाँ पर सीपी जोशी के सामने कैंडिडेट मेवाड़ राजघराने से बीजेपी की इसमें सोच क्या है, राजीव तिवारी जी? देखिए, एक तो सोच ये है कि जातिगत समीकरण वहां पे देखा जाए, तो उसका ध्यान रखा गया है। दूसरा, जो मेवाड़ राज परिवार है उसके प्रति लोगों की जो पुरानी प्रतिबद्धता, जैसे आप दिया कुमारी जी को राजसमंद से लेके और यहाँ जयपुर में खड़ा कर दिया गया है, उसके पीछे कारण यही है कि एक तो वहां जातिगत समीकरण, दूसरा राज परिवार के प्रति अभी भी पुराने लोगों का की जो प्रतिबद्धता है, उनका जो झुकाव है उनकी तरफ, इसमें लगते हैं। तो लेकिन सीपी जोशी साहब खुद प्रोफेसर रहे हुए हैं, अच्छे वक्ता हैं। दूसरी चीज, उनका इस बार, पिछली बार चुनाव जीता हुआ, उससे पहले वो 1 वोट से कल्याण सिंह जी से हार गए थे। तो उनका जो अगर देखा जाए तो मेवाड़ में जो बीजेपी की एक वो है, अगर इनकी जगह वो लक्ष्य राज जी को शामिल करते बीजेपी वाले, तो वो सामाजिक रूप से काफी सक्रिय भी हैं और तमाम संगठनों में और तमाम कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति दिखाई भी देती है। कुछ उदयपुर के डेवलपमेंट में और उसमें उनका जो रोल है वो भी काफी सक्रियता का है। तो अगर इनकी जगह उन लक्ष्यराज जी को शामिल किया होता और उनको मैदान में उतारा होता तो मुकाबला वाकई कांटे का होता। जी, लेकिन अभी मुकाबले में आपको कांग्रेस के कैंडिडेट ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। ज्यादा सीपी भारी लग जोशी रहे हैं, हाँ। विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नाथद्वारा में उनकी सक्रियता पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा देखी गई है। पिछले, जब इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो तो टेन्योर था, देखा जाए तो पूरे राज्य दूसरी में बार दोनों पार्टियों की सक्रियता पिछले 3-4 महीने में ही बढ़ी है। बाकी जी तो बिल्कुल। 5 साल सब ऐसे ही रहे। जी, बिल्कुल। और नाथद्वारा का जो संबंध है, जिस तरह से एक औद्योगिक घराने से और नाथद्वारा की जो अहमियत है और जो पर्यटक स्थल है और वहाँ पर जिस तरह से ओम बिड़ला की यात्राएँ हुई, मतलब बड़े लोगों को लाने का सिलसिला भी सीपी जोशी ने किया। तो पॉलिटिकली सीपी जोशी जानते हैं कि कैसे जनता की नब्ज़, बल्कि अपर सर्कल में भी कैसे किसको कहाँ कौन सी इक्वेशन किसके साथ कैसे, तो देखना होगा कि नाथद्वारा की सीट में बीजेपी की जो ये गणित है वो कितनी काम आती है। जगदीश शर्मा जी, लक्ष्मणगढ़ की हम बात करें, मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की पिछले इतिहास पर नजर डालें तो जमानत तक जब्त हुई है। यहाँ पर आप सुभाष महरिया, इस वक्त सुभाष महरिया किसी जमाने में बड़े नेता हुआ करते थे, पर आज की तारीख में सुभाष महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ की सीट पर कैसे देखते हैं आप? जगदीश शर्मा जी। मीना जी, मीना जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने हमको भेंट दी है, हम आपको देते हैं दशहरा की भेंट। तो लक्ष्मणगढ़ में डोटासरा साहब और महरिया जी, ये दोनों आमने सामने हैं। ये रोचक मुकाबला होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें किस तरफ बाजी पलटेगी ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के मतदाताओं से मैं मिला नहीं हूँ। और लेकिन ये दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। दोनों
एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों की बहुत अच्छी साख है इलाके में। जो जो डोटासर साहब हैं, वो तो पहले से एक्टिव है, आपको मालूम है वो 2 दफ़ा चुनाव पहले से जीत चुके हैं। और ये महरिया जी जो हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। एक बार विधायक रहे हैं शायद, और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, और केंद्र में ये मिनिस्टर भी रहे हैं अटल जी के साथ, अटल जी के टाइम पर। तो ये जो है दोनों की प्रतिभा तो तगड़ी है, दोनों राजनीतिक व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि नाथद्वारा में, तो सीपी जोशी साहब तो जो है वहाँ ना पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, लेकिन जो मेवाड़ के घराने से आए हैं नए विश्वजीत सिंह जी, वो अभी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है। वो तो बल्कि सोशल भी कितने हैं ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि राजीव तिवारी जी कह रहे हैं कि राजघरानों के प्रति अभी हमारी जो श्रद्धा भाव है वो कोई कम नहीं हुआ है अभी तक भी। तो वो श्रद्धा भाव थोड़ा बहुत चलेगा, फिर बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेगी, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ महरिया जी जो है वो पहले से उनका देखा बाला है पूरा एरिया, और काफी इन्होंने इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसी रही हैं कि ये कांग्रेस में भी चले गए बीच में, आपको ध्यान होगा, लेकिन वहां इनकी दाल गली नहीं बहुत ज्यादा, और वापिस आ गए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इनको लगा कि जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चल सकता है मेरा। तो वो वापिस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब ये देखना है कि दोनों किस तरीके से, हालांकि मुझे डोटा सर साहब के उसमें कोई कमी नजर नहीं आती है जीतने के रीजन में, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत इस बीच चर्चित रहे, और सरकार में रहते हुए बड़ी संख्या में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी करा है, डेवलपमेंट वर्क, जो लोगों के लिए बहुत ही एक एप्रिसिएशन का पॉइंट बना हुआ था इनके व्यक्तित्व का। तो गोविंद सिंह लेकिन अब ये डोटासरा देखते हैं कि उन नेताओं में गोविंद सिंह डोटासरा उन नेताओं में शुमार हुए, शामिल हुए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी की संगठन में अध्यक्षता करते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हुए। अक्सर ऐसा हुआ नहीं है, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोई होता है, पिछले उदाहरणों को हम देखें तो जगदीश शर्मा जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, डोटासरा वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालांकि सुभाष महरिया का राजनीतिक अनुभव भी है। राजीव गुप्ता जी जब दिग्गज मैदान में होते हैं, हम डॉक्टर बीडी कल्ला को देखते हैं, ब्रिजेंद्र ओला को देख रहे हैं, या यहाँ पर सीपी जोशी को देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को देख रहे हैं, और भी नाम है कैबिनेट के, जिनमें जिनके सामने जिस तरह की कैंडिडेचर्स बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है, तो जनमानस जो है वो एक तरफ बड़े नेतृत्व को, बड़े नेता को देखता है, और दूसरी तरफ उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, और तीसरा बात कि नया जो भी चेहरा सामने आया है, कहीं नया चेहरा है, कहीं जैसे राज परिवार से लोगों को लाकर एक मैसेज संदेश देने की, हालांकि डेमोक्रेसी में आज भी मुझे समझ में नहीं आता है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राज परिवारों से जो मोह है वो क्यों नहीं खत्म कर पाती। इस पर चर्चा भी हमने की थी, धन बल की ताकत और कहीं ना कहीं जनता का उनसे जो जुड़ाव है, लेकिन आज की तारीख में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को, समाज को, देश को, वो एक मुद्दा है। बहरहाल बात ये है राजीव तिवारी जी कि जनमानस जब वोट देने जाता है तो किस तरह से सोचता है वो, उन चेहरों को देखता है अपने सामने, कोई 5 बार, कोई 7 बार का विधायक है, कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, कोई विधानसभा का अध्यक्ष है, और उसके सामने जिस तरह के चेहरे हैं, तो उसका फैसला चुनाव में वोट देने का कैसे तय करता है? ये मीना जी सवाल मुझसे किया है या राजीव तिवारी जी हाँ से जी, किया राजीव गुप्ता जी से। है? अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको और सभी साथियों को दशहरा की शुभकामनाएं। आपने एक लाइन बोली थी, बुराई पर अच्छाई की विजय। अब राजनीति में बुराई पर अच्छाई की विजय मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रम है जिससे कि हम सब लोगों को गुजरना पड़ रहा है।
मैं अपने सभी साथियों से माफी मांगते हुए एक सवाल उठा रहा हूं, और वो सवाल मेरे लिए बड़ा बुनियादी सवाल है, और फिर मैं उस सब पर बात करूंगा। जिस व्यवस्था में, और वो कोई भारत के लिए ही नहीं है, समूचे विश्व के लिए, जहां असुरक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई हो, जहां असमानता ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई हो, और जहां अनिश्चितता ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई हो, अनसर्टेनिटी, इनइक्वलिटी और इनसिक्योरिटी, और इन तीनों चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इनको संस्था का रूप दे देना और इन्हें विस्तार देना, ये भूमिका रही है इन राजनीतिक दलों की। आज सही माने में कोई राजनीतिक दल बचा है क्या जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी की संज्ञा देते हो? कल आप एक राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता देखता रहता है, और वो बड़ी सारी विश्वास व्यवस्थाओं को लेकर के, बड़े सारे आश्वासन को लेकर के चलता है, और पता लगता है कि जिसने कल पॉलिटिकल पार्टी में प्रवेश किया, आज आपने उसको टिकट। उन अधिकारियों को, माफ कीजिएगा, वो अधिकारी जो प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर और अन्य स्तरों पर जनता के और राज्य के बीच में, जनता और सरकार के बीच में, बजाय सेतु स्थापित करने के, दूरी स्थापित करने का माध्यम बन गई, वे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें टिकट मिल जाता है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज में, विशेष रूप से भाजपा में, ये जो जमीनी कार्यकर्ता है, वह जमीनी कार्यकर्ता राजेश जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम चाहे कितने ही नाम गिना दें, हम चाहे कितनी ही बात कर लें, लेकिन ये जमीनी कार्यकर्ता इसलिए ठगा हुआ है क्योंकि अचानक लगा उसको कि जो विधायक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार से जीता हुआ है, या जिसने काम भी किया है, जो मेयर के पद पर भी रह चुका है, और कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई राजघराने का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कोई एमपी चुनाव लड़ रहा है, कोई मंत्री चुनाव लड़ रहा है, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा? वो तो सारे टाइम जो काम करते रहे, जनता के बीच में घूमते रहे, जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको कोई ना कोई पॉपुलैरिटी देने की कोशिश की, अचानक उनको लगा कि ये तो हमारे यहाँ से चीजें निकल गई। इसी को मीना जी इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की संज्ञा दी जाती है, जहां 2 या 3 लोग मिलकर के निर्धारित कर लेते हैं, ये पार्टी मेरी है, मैं ही पार्टी हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही राजनीति हूं, मैं ही सब कुछ चला सकता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाते हैं और वो एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत मजबूत बन जाता है। ये एक ऐसा निरंकुशतावाद है जिस निरंकुशतावाद ने समूचे भारतवर्ष के अंदर, इंक्लूडिंग राजस्थान, लोकतंत्र की समाप्ति की दिशा में कदम बढ़ाए। आप कर लीजिए चुनाव, ये जो इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में कोई जीत करके आएगा, कोई हार करके चला जाएगा, और फिर वही जनता ठगी की ठगी रह जाएगी। जितने मशहूर चेहरे, प्रसिद्ध चेहरे सामने लाए गए हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या किया। और कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि उच्च स्तर के लोग हैं, जो धनी लोग हैं। इनसे पूछिए कि आपने आदिवासियों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया, आपने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया, आपने बच्चों के लिए क्या किया, आपने स्लम ड्वेलर्स के लिए क्या किया, आपने रिमोट एरियाज में जो विलेजेज हैं उन लोगों के लिए क्या किया, उनके लोकल डेवलपमेंट के आपने कौन से प्रोग्राम चलाए। और आप हमेशा कोई ना कोई तर्क देते हैं। कभी हंगर इंडेक्स आता है तो कहते हैं ये गलत है, कभी फ्रीडम इंडेक्स आता है तो ये गलत है, सीएजी की रिपोर्ट्स आप आने नहीं देते। जनता के सामने मीडिया जिस प्रकार से चीजें परोस रहा है, उससे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और जो नहीं हो रही हैं उनको परोसा जा रहा है। एक ऐसे दौर में जहाँ सब तरफ भ्रम हो, मुझे लगता है कि इलेक्शन भी अपने आप में एक भ्रम होगा। राजीव गुप्ता जी,
राजीव गुप्ता जी, आपकी चिंता, आप लोग सब प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। मैं पौरुष भारद्वाज जी के पास आ रही हूँ। राजीव गुप्ता जी, आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, बहुत जायज है और बहुत प्रासंगिक है आज के इस युग में। लेकिन भ्रम की स्थिति में अगर समाज है, अगर राजनीति है, अगर मीडिया है और अगर आम आवाम है, तो सवाल ये है कि इस भ्रम को दूर करेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी उसी की है जिसको इस भ्रम में रखा जा रहा है, जो इस भ्रम में रह रहा है। जब तक वो चुप रहेगा, जब तक वो आगे नहीं आएगा, जब तक वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, बोलना शुरू नहीं करेगा, क्रांति के बीज नहीं बोए जाएंगे, तब तक ये भ्रम बढ़ता जाएगा और नहीं बढ़ रहा है। मीना जी, जनता तो जागरूकता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसको जागरूकता से रोकने के लिए अनेक सारी चीजें, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर उसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं और उसमें उसको उसको वहां पर इन्वॉल्व कर दिया जाता है इलेक्शन की प्रोसेस में। आप ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति, मैं आज सब मेरे सामने बैठे हुए बहुत बड़े बड़े साथी बैठे हैं, पत्रकार, आप इतने टाइम से एंगेज्ड हैं, क्या आप में या हम लोगों में कोई कुव्वत है कि 40 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ लिया जाए? वो लोग 40 करोड़ खर्च कर सकते हैं। 40 करोड़ इस आशा के साथ खर्च करते हैं कि वो 40 अरब कमा करके लाएंगे। अब लाखों की बात नहीं है, अब तो करोड़ों की और अरबों की बात है। और कभी कभी गाहे बजाए सुन लीजिए, हो सकता है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, जहाँ धुआं उठ रहा है वहां कहीं आग भी होगी। ये पता लगता है कि टिकट्स बेची जा रही हैं, टिकट्स खरीदी जा रही हैं। लोग अपनी जाति के संगठनों का अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो फिर वो वहां से इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये जो एक दौर चल रहा है ना, इससे आपको लगता है कि कहीं एक लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होनी चाहिए, जिसमें कि राजनीतिक दल की एक बड़ी अहम भूमिका होती है, वह भूमिका खत्म कर दी गई है और अब केवल हम चेहरों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो केवल दो ही चेहरे याद हैं, एक चेहरा जो अशोक गहलोत का है और एक चेहरा जो वसुंधरा राजे का है, क्योंकि इन दोनों का ही जनाधार है, जो समूचे राजस्थान के अंदर जन चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास में अपने अपने प्रोग्राम्स हैं, अधिकारों के नाम पर हैं, राइट्स के नाम पर हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, वेलफेयरिस्ट प्रोग्राम्स हैं। केंद्र यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो राज्य के दो चेहरे हैं, हमने इन्हीं के माहौल में, इन्हीं के अंदर विकास कार्यक्रमों को देखा है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, भ्रष्टाचार की बात हो सकती है, बेकारी की बात हो सकती है, लेकिन विकास कार्यक्रम भी आए हैं निकल करके। अशोक गहलोत ने अधिकारों के माध्यम से लोगों को बहुत सारी चीजें दी हैं और वसुंधरा जी के टाइम पर भी हमने विकास के कई पैराडिग्म्स देखे हैं। तो मैं तो सिर्फ इन दो चेहरों को देख रहा हूँ। बाकी जो चेहरे हैं वो हो सकता है कि अपने क्षेत्र के अंदर कुछ साख रखते हों, लेकिन क्या उनके पास में राजस्थान के विकास का कोई मॉडल है? क्या राजस्थान और केंद्र के बीच में विकास का क्या संबंध होना चाहिए, इसका कोई मॉडल है? इस पर बहस करा लीजिए, आपको पता मुद्दा लग ये जाएगा। है राजीव गुप्ता जी, मुद्दा ये है, सवाल ये है, विषय ये है, चिंतन ये है कि ये दो लोग तो 200 की विधानसभा में सब कुछ नहीं कर सकते। इन दो लोगों ने अपने नेतृत्व में और कितने अपने जैसे नेताओं को तैयार किया पिछले 25, 30, 40 सालों की राजनीति में। सवाल ये भी है और सवाल ये भी है कि अगर नेतृत्व, राजनीतिक दल जनता को भ्रम की स्थिति में बनाए रखने में सफल हैं, तो कहीं न कहीं चूक हम सबके स्तर पर हो रही है। जब तक हम चूक करना बंद नहीं करेंगे, तब तक राजनीतिक दल हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, राजनेता हो, हम हमारे समाज का ही वो प्रतिबिंब है। अगर हम उन्हें नहीं, जिताकर भेजते हैं, मैं तो मीना जी इस बार मैं मीना जी एक एक और चीज भी कह दूं पक्ष है, आपसे। राजीव गुप्ता जी, एक पक्ष उसका ये भी है कि हम में से मतलब इस समाज में, इस देश में ऐसे नेताओं की बहुत बड़ी कमी है, जो बिना किसी धन बल की ताकत के लोगों के बीच अपने आप को इतना मजबूती से खड़ा कर पाए कि चुनाव जीत सके। कुछ चुनिंदा मीना जी उदाहरण हैं, मीना जी और उन लोगों ने मीना जी उदाहरण के साथ साबित किया है। हमारे राजनीतिक दलों को, हमारे नेताओं को इस मार्केट सोसाइटी ने पूरी तरह से हथिया लिया है और मार्केट सोसाइटी के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है
उसके लिए यूनाइटेड स्ट्रगल की अभी कोई संभावना जनता के सामने से नहीं दिख रही। इसलिए ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव जनता के द्वारा लड़ा जा रहा है। ये मैं इस भ्रम में नहीं हूं, ये चुनाव केवल उन नेताओं के द्वारा लड़ा जा रहा है जो ये चाहते हैं कि वो अपने बाजार की अर्थव्यवस्था पर, मार्केट सोसाइटी के ऊपर अपनी हेजीमनी स्थापित कर सके और उस हेजीमनी को बनाए रखने के लिए विधानसभाओं का संचालन कर सके। जी, राजीव गुप्ता जी, आपकी चिंता बहुत जायज है। पौरुष भारद्वाज जी, राजनीतिक दलों के भीतर भी इस तरह के चिंतन, इस तरह की बातें, इस तरह के डिस्कशन, इस तरह के विचार विमर्श और पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करते समय इस तरह के क्राइटेरिया भी कहीं कोई विचार मंथन में रहते हैं? देखिए मीना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, परंतु मैं अपनी पार्टी का चूंकि एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हूं, तो मैं अपनी पार्टी का सिस्टम जानता हूं कि हमारी पार्टी में निश्चित तौर पे जो भी चिंतन मनन होता है वो अधिकतर जनता के हितों से जुड़ा हुआ ही होता है। जब हम लोग पार्टी मीटिंग्स होती है तो हमारे बड़े नेता अपने छोटे कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि भाई आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो विधानसभा स्तर का है, ब्लॉक स्तर का है, वार्ड स्तर का है, या फिर जिला स्तर का है, या प्रदेश स्तर का है, तो वहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम लोग किस प्रकार से दूर करते हैं। तो देखिए, हम लोग जब ऑफिशियली बैठते हैं और अनऑफिशियली बैठते हैं तब ये इस तरह की चर्चाएं हमारी पार्टी में होना एक सामान्य सी बात है। दूसरी बात, जैसा कि अभी राजीव गुप्ता जी जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल एक अगर हम राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने से हट करके यदि सोचे तो निश्चित तौर पे कि बहुत जायज इनके द्वारा उठाया गया सब्जेक्ट है कि जिसपे सभी लोगों को विचार करना आवश्यक है। और देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि साहब नेता लोग ऐसे करते हैं, सरकारें ऐसे करती है, राजनीतिक दल ऐसे करते हैं, और है ना जो इन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर भी सवाल उठाया कि ये लोग भी वही परोसते हैं कि जो बड़ी शक्तियां जाती है। तो निश्चित तौर पे ये जो आप बात इनकी चिंता जायज है, परंतु देखिए मैं इनको भी इस बात को कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र हो या बाजार हो, उसमें अंतिम जो शक्ति है वो आम जनता में निहित है। बाजार आपके सामने 10 तरह की प्रदर्शनी लगाएगा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, राजनीतिक दल आपके सामने 10 तरह के उम्मीदवार लेकर के आएंगे, टीवी चैनल्स भी आपके सामने लेकर के आएंगे चीजें, परंतु ये आम जो उपभोक्ता या जिसको कहा जाए मतदाता है, उसको तय करना है कि उसको कौन से टीवी चैनल में कौन सी खबर देखनी है, कौन से राजनीतिक दल के कौन से उम्मीदवार को चुनना है, और उसको बाजार में कौन सी चीज खरीद कर लानी है। देखिए, जब तक जो नीचे का जो सबसे निचला वर्ग जिसको कहा जाता है, जो कि लोकतंत्र ने जिसको ये शक्ति दी है कि वो मालिक है, वो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी सिस्टम जिस भी देश में हो वो वहाँ का मालिक होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसको एक सबसे निचले स्तर पे एक पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। तो कहा इसलिए जाता है कि जागरूकता का अभाव है। तो निश्चित तौर पे आम व्यक्ति जो है उसको अपने अधिकारों को समझना होगा, उसे उसे इस बात को समझना होगा कि उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो कौन सा चैनल देखे या कौन से नेता को चुने या फिर बाजार में से कौन सा सामान खरीद के लाए। मैं ये बात कहना चाहूंगा। और देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। ठीक है, एक हम लोग राजनीतिक दल हैं, कुछ नहीं चाहते हुए भी कुछ बुराइयां आ जाती हैं सभी पार्टियों में, लेकिन हमारी पार्टी के बारे में आप देखिए, हमारी पार्टी का तो एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। हम लोग जब से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले से हम लोग जो है कार्यरत है, और समय हमें पता नहीं था कि 1947 में आजादी मिल जाएगी क्या। उस समय दूर की कौड़ी नजर आती थी। उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी जैसे ऐसे लोग थे कि जिनकी एक एडवोकेसी के नाते एक बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, जिनके पास कोई खुद की स्तर पे कमाए हुए पैसे की या पुरातन जो उनके पास जो धन संपत्ति की किसी भी तरह की कमी नहीं थी, परंतु उन्होंने देश के लिए एक अपना योगदान दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां देश हित में दान करी, बल्कि अपने जीवन को उन्होंने खपा दिया। तो देखिए, हमारी पार्टी ने तो इस तरह के नेता दिए हैं, और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूँ आपको कि हमारी पार्टी में निश्चित तौर पर जो चिंतन मनन या जो भी भविष्य की योजनाएं होती है वो सिर्फ जनता के हित को ध्यान में रखते होती है। आप देखिए, सूचना का अधिकार जिसकी बात की जाए, उसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई। राजस्थान ने सूचना का अधिकार दिया। आप देखिए, मनरेगा वाली जो स्कीम थी, हालांकि कई लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि साहब आप है ना एक गांव में आपसे खड्डा खोदने के पैसे दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, परंतु जो एक कांग्रेस सरकार के नेताओं की सोच थी कि भाई जो पैसा जो होता है वो एक अर्थव्यवस्था में जो होता है वो एक तरह से जैसे बॉडी में खून का काम होता है, जैसे खून ब्लड बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेशन करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी तरह एक धन का प्रयोग जो होता है वो समाज के सभी वर्गों में जब धन घूमेगा तब जाकर के हम लोग जो देश हमारा आर्थिक विकास की ओर जाएगा। तो देखिए, हमारी पार्टी ने तो इस तरह की योजनाएं दी है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी निश्चित तौर पर समाज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए उत्थान के लिए बिल्कुल अग्रसर है। राजेश चौधरी जी, आपको मैं देश और मीना जी दुनिया सिर्फ की एक बात बोल दूं। कांग्रेस का पूरा स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास कांग्रेस को सामाजिक आंदोलन बनाता है, और उस सामाजिक आंदोलन की पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके बाद वाले दौर में, विशेष रूप से 90s के बाद में धीरे धीरे धीमी होती चली गई। उस पर एक विचार कीजिए। और साथ ही राजेश चौधरी जी से भी एक बात कहूं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन राजेश जी
मिस कॉल देकर के पार्टी मेंबर्स नहीं बनाए जा सकते। जी राजेश जी। मीना जी, जैसे बोलिए। आज का जो विषय है डिबेट का, वो विषय है दिग्गजों के बीच में टक्कर। तो जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा भी कि लक्ष्मणगढ़ में हो, चाहे राजसमंद में हो, चाहे नाथद्वारा में हो, अभी कांग्रेस अंतर कलह से ही डूब रही है, अंतर कलह से ही हार रही है। इसके विपरीत हमने जैसे लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो हमने सुभाष महरिया जी, जिन्होंने पूरे देश में ओबीसी आरक्षण का जो दिलाया था वाजपेयी जी से, वो ये वही सुभाष महरिया जी हैं। और ये वही गोविंद डोडासरा जी है जो नाथी का बाड़ा में, जहां आरएस के पेपर लीक आउट होते हैं, जहां सारा सिस्टम है। दूसरी बात, जहां कलाम इंस्टीट्यूट है। तीसरी बात अपन जहाँ कहें, इनके साहब सीपी जोशी जी कह लो, बीडी कल्ला जी कह लो, जहाँ लोकेश शर्मा जी खुद उन्हें कांग्रेस को हरा रहे हैं और कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 124 जो उम्मीदवार उतारे हैं, बिल्कुल जमीनी योद्धा हैं, हमेशा 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। वर्तमान में जो स्थिति अभी आप ये बातें कर रहे हैं कि साहब हमने, भारद्वाज जी जैसे कहा भाई साहब ने कि हमने ये किया वो किया, मैं बता देना चाहता हूँ आप सब इसी डिबेट के माध्यम से कि राजस्थान वर्तमान में पेट्रोल डीजल में टॉप पे है, महिलाओं पे अत्याचार में टॉप पे है, नाबालिग बालिकाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण मैं आज ही देख रहा था, 1675 नहीं राजेश जी, राजीव गुप्ता जी का सवाल थोड़ा मुश्किल था तो आप विषय पर आ गए, लेकिन अब आप तुरंत विषय से हट गए। विषय पर बने रहिए। और राजीव गुप्ता जी की जो चिंता है, आप प्लीज उसको समझने की जरूरत है। हालांकि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना पत्रकारिता के माध्यम से समाज में लोगों के साथ बैठने उठने के माध्यम से जितनी जानकारी जुटाई जाती है, राजीव गुप्ता जी की चिंता का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक समाज खुद जागृत नहीं होगा। राजनीतिक दल नैरेटिव बनाते हैं या राजनीतिक दल धन बल के उस पर कैसे जनता का शोषण करते हैं, सरकार में आकर क्या करते हैं, ये तमाम बातें तभी इनका समाधान है जब 500 से लेकर 5 लाख और 5 करोड़ की रिश्वत देकर हम अपना काम कराने पर तत्पर होना बंद कर देंगे। वो है नहीं, तो आम आवाम भी उसी में शामिल है, उसी नैरेटिव में हिस्सा बनना चाहती है, इसलिए आम आवाम की आज ये हालत है। मुश्किल बात ये है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये विषय है और जिस पर बात होनी चाहिए, तो मुद्दा ये है कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जब आप दिग्गजों के मैदान में बात कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ भी कोई कंसिडरेशन होता है कि भाई सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम आदमी इसे किस तरह से सोचेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ जीत जिताओ उम्मीदवार जो आप लोग बार बार कहते हैं। मीना जी, मैं राजीव भाई साहब की जो संवेदना है, जो मर्म इन्हें जाना है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव भाई साहब, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस की राजनीति है, या मैं यूं कह दे हमारे देश और प्रदेश की राजनीति है, एक अलग दिशा में जा रही है, एक अलग दिशा और दशा तय हो रही है राजेश जी, मैंने तो बीजेपी की बात पूछी है आपसे, कांग्रेस पे आप कहाँ चले गए? मैंने आपकी पार्टी के बारे में पूछा है। मैं यही मीना जी यही कहना चाह रहा हूँ। मैं राजीव भाई साहब की ने बिल्कुल सही कहा है कि वर्तमान में जो परिदृश्य अब हम देख सकते हैं राजनीति का, उस राजनीति के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस या बीजेपी में, एक आम वोटर की बात कर सकता हूँ, आम जनता की बात कर सकता हूँ। आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है कि हमें हमारी बच्चों की सुरक्षा रहे, महिलाओं की सुरक्षा रहे, युवाओं को रोजगार मिले, नल सड़क बिजली पानी सब हमें समय समय पे मिलता रहे। पर चूंकि वर्तमान में 4.5 साल में कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट को लड़ाना पड़ रहा है ताकि हम बहुमत से सरकार बना सके, जैसा कांग्रेस पिछले 2 टर्म से कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों से आपसी मिलजुल के सरकार चला रही है, ना वो सरकार विकास का काम हो पा रहा है, ना जनता का विकास हो पा रहा है। हम इसीलिए वही कैंडिडेट हमने 124 उतारे हैं जो जिताऊ हैं,
और मैं मीना जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को जब वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों से 25 नवंबर की बात कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं है। जगदीश शर्मा जी, राजेश जी माफ कीजिएगा, आप मुझे ना जितने भी राज्य है जिसमें भाजपा का शासन है जरा उसके लॉ एंड ऑर्डर की बात बता दीजिए। मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं उन सवालों में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप मुझे लेके जा रहे हैं। आप बताइए राजेश जी, राजेश जी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले 7 महीने से मणिपुर जल रहा है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर मौजूद नहीं है। आज आपके वहां पर जो एक मुझे मुख्यमंत्री कहता है कि मैं के साथ सीट शेयर राजेश जी और राजेश जी की पार्टी जब विपक्ष में थे तब भी ये लोग कांग्रेस को कोस करके राजनीति किया करते थे। अब ये लोग जब सत्ता में आ गए, देश के अधिकांश राज्यों में, केंद्र में 10 साल है, तो भी इनको राजनीति करने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता पड़ रही है। गौरव जी, राजीव जी तो हमारे वरिष्ठ हैं और वो मेरे से हक ले लेते हैं सवाल पूछने का, आप भी बीच में बोल रहे हैं। हाँ? तो राजीव जी ने जो सवाल उठाया है, मुद्दा ये है कि वो चिंता का विषय है, लेकिन उस चिंता के विषय का समाधान जनता को करना है। जनता जब तक ऐसे राजनेताओं को बाहर नहीं करेगी राजनीति से, तब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मुद्दा ये है, हम बीकानेर चलते हैं जगदीश शर्मा जी। बीकानेर में डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट व्यास जी को आप देखते हैं, तो मुकाबला वहां कैसा देख पा रहे हैं? मीना जी, बीजेपी की ये सीट जो है ये पहले बीजेपी की नहीं थी। इस सीट पर लगातार जो है कांग्रेस जीतती रही है। बीडी कल्ला जी लोकप्रिय नेता हैं बीकानेर के और काफी सक्रिय रहते हैं वो अपने इलाके में, चाहे वो हारे हों तब भी। तो ये मुकाबला मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा, बहुत देखने लायक होगा कि ये मुकाबला जो है, क्योंकि पिछली बार भी आपको ध्यान होगा बीडी कल्ला जी बहुत मामूली से अंतर से जीत पाए थे जी के साथ ही। तो इस बार कितना कर पाएंगे? सरकार में रह लिए 5 साल, फिर मंत्री बन गए, फिर शिक्षा विभाग उनके पास, तो ऐसी स्थितियों में उनके प्रति कितनी लोगों की, अपने मतदाताओं की और उनकी बात बदलेगी। तो ये देखने की बात होगी कि कितना प्रचार प्रसार, लोगों से जुड़ाव, और ये किस तरीके से कल्ला जी की जो पर्सनैलिटी है, व्यास जी भी वो बहुत पॉपुलर आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में मुकाबला कैसा होगा ये देखने की बात होगी। और अभी देखने की बात ये भी होगी कि बीकानेर में आरएलपी और दूसरी पार्टियां जो हैं किस तरीके से एक आध और कैंडिडेट उतारती हैं और उनका प्रभाव क्या चुनाव के ऊपर पड़ेगा इस पर। लेकिन मुकाबला जोरदार होने वाला है। ये बिल्कुल दोनों पुष्कर्ण ब्राह्मण है और दोनों पुष्कर्ण ब्राह्मणों में जो है मुकाबला बहुत ही रोचक होता है। बीकानेर में चुनाव अपने आप में रोचक होता है, क्योंकि वहाँ की जो सांस्कृतिक और कल्चरल जो स्थिति है बीकानेर की, वो एक अलग ढंग की है, तो वो चुनाव को बहुत रोचक बनाए रखती है। अभी तो लोग पढ़ते हैं और पाटा पे बैठकर और चर्चा करने की परंपरा है जो और किसी शहर में या नहीं है, तो वो वहाँ बैठकर रात को देर तक भी 2-2, 3-3 बजे तक भी पाटा पे जो चर्चा है वो बहुत बनी रहती है। तो पब्लिक के बीच में ये चर्चा जो है किस रूप में बढ़ेगी वहाँ आगे, और वो रोजाना चैलेंज होते हैं एक दूसरे की तरफ के लोगों को, मतलब कार्यकर्ताओं का कह सकते हैं आप इसको। जी, जहाँ तक राजीव गुप्ता जी की बातचीत का सवाल है, मीना जी अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट इस पर बोलूं, 20 सेकंड। राजीव गुप्ता जी ने जो बात कही है वो बात निरंतर वाली चीज है। 75 साल पहले भी यही बात कहते यही कहते आए हैं कि गरीबों का ध्यान नहीं, मजदूरों का ध्यान नहीं है, कच्ची बस्तियों का ध्यान नहीं है, और गांव ढाणियों में हम पहुंचे नहीं है। तो किस तरह का था? सबको करना चाहिए ये। 55 साल से कांग्रेस पार्टी जो है वो राज करती आई है। अब आप आज ये सवाल पैदा करें कि साहब गांव में विकास नहीं हुआ, फला नहीं हो। विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, ये सब जानते हैं। तो अभी ये आंकड़े मेरे पास है नहीं और मैं लेकर भी नहीं बैठा,
विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे कि अभी राजस्थान में ही देखिए, पहले कुल मिलाकर 4 ही मेडिकल कॉलेज होते थे, 5 हो गए थे फिर सरकारी लास्ट में। आज जो है 28 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो ये सतत विकास की तरफ बढ़ते हुए चीजें हैं। और जहां तक लोगों को जागरूक करने का सवाल है, लोगों को तो जागरूक बहुत ज्यादा कर दिया गया है। बल्कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए कि ये किस तरीके से पब्लिक के बीच में जब इनके कैंडिडेट जाते हैं तो लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं और किस किन चीजों की डिमांड करते हैं, वो क्या रिफॉर्म चाहते हैं, कितनी चीजें बदल गई हैं। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। और किस तरीके की व्यवस्थाएं चलती रही है, कितने तरीके का, जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी शामिल है, जिसमें और बहुत सारी चीजें शामिल है। ये चूंकि फोरम अब इस तरह की बहस का है नहीं, लेकिन इस देश में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं या बदलती जा रही हैं, वो 75 साल का विकास भी है और अभी 10 साल का भी जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है, ये भी उसमें शामिल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो विकास की दृष्टि को देख नहीं पा रहे हैं, जिनके सामने ये पता नहीं चल रहा। देखिए कि अभी हाल तक, अभी थोड़े दिन पहले ही एक नीति आयोग का एक पर्चा डिटेल ड्राफ्ट जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो 45 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे थे, वो अब घटकर मात्र 16 करोड़ रह गए। यानी कि उन सबको गरीबी की रेखा से नीचे उठाकर उस लेवल पर ले आए कि कम से कम वो रोटी खाने की स्थिति में बने रहे। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत अपने प्रभाव कर रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है या बहुत सारी जगह देश में रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट है, वो सब अपना अपना अभियान चला के रखती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है धीमे धीमे, ये अब ये देश में अभी राजीव गुप्ता जी ने कहा कि सब हंगर इंडेक्स में क्या है, और ये तो ये इस तरह की जो रिपोर्टें आती है ना, हंगर इंडेक्स, और ये इन रिपोर्टों में कोई दम होता नहीं है। पिछले बार जब रिपोर्ट आई थी तो ये पोल खुल गई थी कि जहाँ रोटी खाने को नहीं मिल रही है, उन कंट्रीज को भी हिंदुस्तान के दर्जे से बहुत ऊपर रख रखा था, क्योंकि ये बहुत समझ के होती है ऐसी चीजें। ये देश में दुनिया में बहुत सारे ऐसे एनजीओ और संस्थाएं हैं जो कि इस तरह के कुप्रचार जो है ना, सोच समझ के करते हैं। आप ठीक है राजीव जी, राजीव गुप्ता जी एक मिनट, राजीव गुप्ता जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। राजीव जी सर वैचारिक भिन्नता ही तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो हम आपको भी सुनते हैं और जगदीश शर्मा जी को भी सुनते हैं और जनता को मैं तो जगदीश जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूँ और वो आंकड़ों की मेरे पास मौजूद है। आप राजीव गुप्ता साहब हमारे गुरु जी रहे साहब, हमारे गुरु जी हैं ये पुराने। लेकिन बहुत इस बारे में, इसीलिए तो पैनल में 5 लोग हैं, इसीलिए तो वैचारिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही सबको जगह दी जाती है और उसी से जनता को तय करना है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। राजीव गुप्ता जी की चिंता कितनी स्वाभाविक है। जगदीश शर्मा जी का ये कहना कि जब लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और आपने क्या किया, कोई तोड़ाई नहीं है कि भारत ने पिछले 75 सालों में एक बहुत लंबा सफर तय किया है, उसमें बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान भी हमारे हिस्से हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, ऐसे काम भी हैं जिनमें हम बहुत रफ्तार देख सकते थे, नहीं हुआ, इग्नोरेंस हुई। इसलिए आज की केंद्र सरकार क्या कर रही है, उन गैप्स को कैसे फिल करने की कोशिश कितना कर पा रही है और कितना नैरेटिव बनाने का काम कर रही है, वो भी एक सोच है। राजीव तिवारी जी, हम अजमेर चलें। अजमेर संभाग में केकड़ी की अगर सीट को देखें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व सांसद अजमेर से और कांग्रेस पार्टी के काफी मुखर नेताओं में से एक, खुलकर बोलने वालों में से एक, आरोप उन पर खूब भ्रष्टाचार के भी लगे पिछले दिनों में जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो
और उनके सामने जो कैंडिडेट बीजेपी का है, हम उन्हीं सीट्स का यहाँ पर चर्चा करें जहां दोनों तरफ कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। तो आप केकड़ी की सीट को कैसे देखते हैं राजीव जी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा के चुनाव में रघु शर्मा जो थे कांग्रेस के वहां पे प्रभारी थे। हाँ, प्रभारी थे बोलो। तो और उसके बाद चुनाव के बाद वहां जो कांग्रेस की बुरी हालत हुई थी, उसके बाद उनको यहाँ पद से हटाया गया था। केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने उनको प्रभारी पद से हटा दिया था और उसके बाद वो इतने सक्रिय नहीं रहे राजस्थान में भी वापस आकर, जितना कि उनको पहले रहते थे और अभी होना चाहिए था। ना तो पिछले दिनों में उनका कोई बहुत बयान आया, न किसी योजना पर आया। बीच में ये भी हुआ था कि मुख्यमंत्री से उनके कुछ मतभेद भी हैं। एक आध मीटिंग में बीच में गहलोत साहब ने उनको एक तरीके से चुप रहने को भी कह दिया था। तो और जहां तक शत्रुघ्न गौतम की बात है, वो युवा नेता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी में उन्होंने काफी काम किया है। फिर पिछली सरकार वसुंधरा जी की थी, उसमें उप सचेतक भी वो रहे हैं विधानसभा के। लेकिन अब देखना यही है कि वो थोड़े से बोलने में ज्यादा मुखर है और यही वजह है कि पिछली बार उनको जो नुकसान हुआ था शत्रुघ्न गौतम जी को, वो यही था कि उनके व्यवहार के प्रति के कारण। तो अब देखना यह है कि रघु शर्मा और गौतम वापस इस मुकाबले में किस स्थिति में बैठते हैं। जहां तक अभी मेरे को लगता है दोनों में बराबर की टक्कर है, क्योंकि रघु शर्मा को जो पिछली 8-9 महीने की जो सक्रियता में कमी आई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगला जो 1 महीना है उसमें वो कैसे लोगों से जुड़ते हैं, वहां जाके वापस केकड़ी में किस तरीके से उनका सारा कैंपेन चलता है, और शत्रुघ्न गौतम भी किस तरीके से, उनके व्यवहार में कितनी परिपक्वता आई अब कि नहीं आई, वो किस तरीके से, क्योंकि वो भी अभी बहुत दिनों से राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, क्योंकि वो संघ के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। तो उस वजह से, और वहां पे जो ब्राह्मण सीट है एक तरीके से, तो उसका जो वजह से उनको वहां टिकट मिला है वापस। और दोनों में अब कौन जीतेगा ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। दिवाली के बाद जरूर हम कह सकेंगे कि इनमें से किसका पलड़ा भारी है। तो कुछ केकड़ी की मिट्टी में कुछ ऐसा है, दोनों की पर्सनालिटी लगभग आप एक जैसी बता रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के जो कैंडिडेट हैं उनका पर्सनालिटी कैरेक्टर लगभग एक जैसा है। दोनों बड़बोले हैं, ज्यादा बोलते हैं जिस तरह से, और आपने कहा। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें, वहां पर आप क्या तस्वीर देखते हैं? जी मीना जी, ऐसा है, सवाई माधोपुर पहले से ही बहुत ही चर्चित सीट रही है, जिसको बोलना चाहिए। वो बड़े बड़े नेता जो हैं वो अलग अलग समाजों के वो जीतते रहे। इस बार भी वो बड़ी अच्छी फाइट की सीट बनी दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि एक तरफ तो जन नेता का रूप ले चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अबरार अहमद के सुपुत्र दानिश अहमद वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, दोबारा बने। वो अभी सिटिंग एमएलए भी। तो ये सीट जो है, दो दो ऐसे लोगों के बीच में चुनाव में रहेगी जो कि फील्ड में रहकर फाइट करते हैं, फील्ड में रहकर काम करते हैं। दानिश अबरार जो हैं वो पहले से अच्छा अपना जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहने का वो बनाए रखते हैं, लोगों के संपर्क में है। और किरोड़ी लाल मीणा को तो सभी जानते हैं कि वो बल्कि ओवर एक्टिव है एक रूप में, खासकर स्टूडेंट्स और यूथ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
या किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है राजस्थान में, वो किसी भी कोने में हो वहां भी पहुंच जाते हैं, आदिवासियों के बीच में भी पहुंचे हैं, खुद आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की जो फाइट है, वो फाइट एक दूसरे को कितना प्रभावित करेगी और पब्लिक किसके साथ रहेगी। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि ये जो सीट है, ये जातिगत उस प्रभाव में भी रहती है। सवाई माधोपुर एरिया जो है, वो गुर्जर और मीना बाहुल क्षेत्र होने के कारण ये प्रभाव में रहती है जातिगत वोट उसकी। तो वो दोनों लोग, कांग्रेस कितना जो है दानिश अबरार के लिए काम कर सकती है, वहाँ के जो लीडर हैं कांग्रेस के सचिन पायलट, वो कितना उनको वोट दिला सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि कितने ही चुनाव जीत चुके हैं, लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस एक अपनी जगह पर है और वो अभी राज्यसभा के मेंबर है खुद। तो ये फाइट, लेकिन ये फाइट जो है सवाई माधोपुर की देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, इस पे निगाह रहेगी सब लोगों की। जी, देश की राजनीति में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब बड़े नेताओं को एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सवाई माधोपुर में दिया कुमारी पिछली बार थी, उसके बाद उन्हें राजसमंद भेज दिया गया, अब उन्हें जयपुर भेज दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे और नाम हम जब आने वाले दिनों में देखेंगे तो नजर आएंगे। राजीव गुप्ता की जो जनता है, जो जनमानस है, वो अपने जन प्रतिनिधि के पास, अपने इलाके के जन प्रतिनिधि के पास जाता है अगर उसकी रीच में वो होता है। जब इस तरह से लोगों को बदला जाता है तो उस इलाके की जनता की सोच पर क्या असर पड़ता है। और वो जनता बाहर से आए हुए बड़े प्रतिद्वंदी को, यहाँ पर सिर्फ सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को हम बाहरी नहीं कह सकते उनका, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, दिया को आज राजसमंद, सवाई माधोपुर, फिर जयपुर, तो जनता किस तरह से उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को, बलराम जाखड़, शेखावाटी में जिस तरह से बड़े नाम आए रहे हैं, सिरोही, पूरे राजस्थान में ऐसे नामों की चर्चा हम अगर गिनने बैठे तो पूरा एक शो उसी पर कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है राजीव जी, जो जनता हमें देख रही है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, या जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई वो अपने इलाके में एक बाहर से आए हुए बड़े नेता को जिताते हैं तो किस सोच के साथ? नहीं, असल में ये पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरनल कंट्रोडिक्शन है। मैं जब इसका कभी बैठ करके बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ और पूरा फ्रेमवर्क पीछे से लाता हूँ, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि ये कुछ पर्सनैलिटीज हमारे लिए अब काफी लाइबिलिटी वाली हो रही हैं, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये केंद्रीय मंत्री या एमपी हमारे लिए कुछ लाइबिलिटी वाले हो रहे हैं, तो इन्हें विधानसभा के अंदर भेज दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो रुख है ना, ये रुख समझने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, मैं जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ऐसे विधायक जो मेरे पास में हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, विधायक अपेक्षा करते हैं कि हम उनके पास जाएं, लेकिन जनता की अपेक्षा हमेशा होती है कि जो उनका जनप्रतिनिधि है वो कभी तो उनके बीच में आकर के पूछे कि भाई आपकी समस्याएं क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, हमको अपने क्षेत्र के स्थानीय विकास का क्या मॉडल बनाना चाहिए। वो कभी इस चर्चा में रहते नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम उनको जानते हैं, वो हमको जानते हैं। अचानक कोई अगर नया व्यक्ति आ जाए, और वो नया व्यक्ति, मैं मीना जी एक बात कहूं आपसे, आपने, जगदीश जी ने भी और राजीव जी ने, सबने बहुत नाम लिए हैं। ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये राजस्थान के ही हों, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, वहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में इनको ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ एमपी हैं या मिनिस्टर हैं इसलिए पॉपुलर है, ये कहना भी गलत है। वो जो क्षेत्र की जनता, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कम है, लेकिन बीजेपी के अंदर इस वक्त असंतोष ज्यादा है, क्योंकि स्थानीय जो कार्यकर्ता है, स्थानीय विधायक है, अचानक उसको लगा कि उसकी जगह ला करके दूसरे को बिठा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, यह चुनाव
आगे आने वाले चुनावों के लिए ये मैसेज भी देगा कि अगर आप बाहर के किसी कार्यकर्ता को, चाहे वो कितना ही पॉपुलर हो, चाहे कितना ही मशहूर हो, कितना ही प्रतिष्ठित हो, अगर आप उसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ला करके ये कहना चाहेंगे हमसे कि नहीं इसी को वोट देना है, तो लगता है कि आम जनता उसको ज्यादा स्वीकार करने वाली नहीं है। और इसलिए जो बीजेपी ने अभी दाव खेला है वह दाव कितना सफल साबित होगा ये भविष्य बताएगा। जी, आप प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिएगा राजीव गुप्ता जी। पौरुष भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी। राजेश जी कुछ बोल रहे हैं। जी राजेश जी। मीना जी, 2 विधानसभाएं अभी अपने डिस्कस की, उसके लिए मैं पूरा कंक्लूजन कर देना चाहता हूँ आपको। एक तो सवाई माधोपुर और दूसरी केकड़ी। सवाई माधोपुर एक ऐसी जगह है जहां हमारे गढ़ गणेश जी का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। और हमने अभी पहली परिवर्तन यात्रा जो निकाली थी वो वहीं से प्रारंभ की थी, जिसके व्यवस्थापक श्री अरुण चतुर्वेदी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। यहाँ पर एक ऐसी पर्यटक आती है साल में 2-3 बार, जिसका नाम है प्रियंका गांधी। वो केवल यहाँ घूम के चली जाती है, उसको ये पता नहीं चलता कि यहाँ गढ़ गणेश जी का मंदिर है। उसे केवल ये लगता है कि दानिश अबरार का विधानसभा क्षेत्र है। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, नहीं, राजेश चौधरी जी प्लीज आप करेक्ट कीजिए। उससे नहीं, प्रियंका गांधी इस देश की बहुत बड़े जिस परिवार से आती है, उस परिवार का राजनीति में और इस देश में योगदान है, भले ही हम उसे स्वीकार करें या नहीं करें। और वो नेत्री है मीना जी, मैं आपके सुनिए, कांग्रेस पार्टी की नेत्री। मैं 1 मिनट भाजपा के संस्कार दर्शा रहे हैं कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या इज्जत होती है। गढ़ गणेश जयपुर में है, गढ़ गणेश जयपुर में है, वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। थोड़ा सा करेक्ट मीना जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, सुन लीजिए, यही प्रियंका गांधी जी हैं जो कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में आई, क्या वो एक बात कोट कर सकती हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है क्या? बच्ची कह सकती है कि मैं बच सकती हूँ क्या? राजेश चौधरी जी विषय से भटक रहे हैं। देखिए, मैंने दूसरा प्रश्न, चर्चा की है। नहीं, राजेश चौधरी जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में फेल हो गया, पूरी तरह से विफल हो गया, तो उस बात की चर्चा राजस्थान में नहीं हो रही है। इसलिए राजस्थान में यही मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है क्या? मैं जवाब दूंगा आपकी बात का, मैं जवाब दूंगा। दूसरी महिलाएं सुरक्षित है? मैं जवाब देना चाहूंगा राजेश जी की बात का, मैं जवाब देना। पूर्ण भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। राजेश जी, एक बात बताइए, क्या प्रियंका गांधी को अधिकार नहीं है कि वो पर्यटन अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाएं, या इस देश के दूसरे राजनेता नहीं जाते हैं? आप प्लीज विषय से क्यों भटकते हैं? विषय ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उनको लगता है कि सवाई माधोपुर केवल दानिश अबरार का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी महाराज भी विराजते हैं। क्या एक बार भी वो वहाँ दर्शन करने गई? वो अभी आपको इसीलिए करेक्ट किया था राजेश चौधरी जी ने। बहरहाल ठीक है, मुद्दा ये नहीं है आप कितने मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, कौन सी मस्जिद जाते हैं कि नहीं जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये आस्था का मुद्दा यहाँ पर चुनाव में राजनीतिक दल में किसी भी कैंडिडेट की जीत का, या बाहर से लाए गए किसी कैंडिडेट के यहाँ पर आने और नहीं आने के सवाल का जवाब नहीं हो सकता। राजेश चौधरी जी, हम चर्चा कर रहे हैं ना, उसी पर रहिए। किसी भी व्यक्ति की आस्था की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। वो सबका अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल अधिकार है। आप कहाँ कितनी बार चर्च में जाते हैं, कौन से गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई पूछ नहीं रहा। आप मुद्दा बोले, जल्दी से बोले राजेश जी। मीना जी, मेरा ये कहने का है कि उनके ब्रदर राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का व्यक्ति हूँ। तो राजेश जी, मुझे लगता है कि आप लोग बौखला गए। आप लोगों की जो बौखलाहट है वो साफ प्रदर्शित हो रही है। आपके नेताओं के जब टिकट घोषित हुए तो आपके किस प्रकार से आपके कार्यकर्ताओं ने आपके अध्यक्ष जी की शव यात्रा निकाली,
किस प्रकार से जो महामहिम राज्यपाल गुजरात के, जो असम के जो राज्यपाल है, जिनके खिलाफ हम भी अपशब्द काम में नहीं लेते एक राजनीतिक तौर पे, क्योंकि मर्यादित पद पे बैठे हुए हैं, और आप ये किस प्रकार आपके जो वहां के उदयपुर के डिप्टी मेयर पारस चंद जी ने उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं आपको कहता हूँ आप लोग किस नाक से आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। और देखिए, आप एक तरफ महिला आरक्षण बिल पास करते हैं और आप उसको लागू नहीं करवाते, आपके टिकट में परिलक्षित साफ चीज हो रही है। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहता हूँ, महिला आरक्षण बिल में क्या पेच आ रहा था, क्या जनगणना की जरूरत पड़ रही थी आपको? राजस्थान में अगर आप उसको अभी लागू करवाते, राजस्थान में 66 महिलाओं को टिकट मिलता है, तो जनगणना की क्या जरूरत थी? महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है, ये बताता है कि आपका जो अनुष्ठांगिक संगठन, जो आपका संघ जो है, वहां पे कितने महिला पदाधिकारी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये आप लोगों की महिलाओं के प्रति सोच का परिचायक है कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर 60 महीने से लगातार जल रहा है। आप देखिए, अपने आप को सनातनी आप लोग कहने का दावा करते हैं, सनातनी आप लोग नहीं है। एक द्रौपदी की लाज लुटने पे महाभारत हो गई थी, और मणिपुर में क्या स्थिति रही? आपके प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। आप बात करते हैं देश के अपराध की। अपराध तब बढ़ता है कि जब बीजेपी के सांसद ब्रजराज भूषण सिंह के खिलाफ देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना होता है, और बड़ी बेशर्मी से आपका सांसद जो है वो मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल पूछने में उनको धक्का देकर उनके माइक तोड़ देता है, और आपकी पार्टी के द्वारा उनको निष्कासन की कार्रवाई करना दूर रहा, एक अदब नोटिस जारी नहीं किया जाता आपके द्वारा। आपके जब देश में ये घटनाएं सब हो रही है जी। पौरुष जी, आप कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे ही शुरू हुए सारे मुद्दों पर बीजेपी को लपेट ले, बस आपने एकदम बढ़िया पतंगबाजी करना सीखा है। हाँ? मुद्दा हमारा जो था, मुद्दा ये था, अब तो समय हो गया है। बस मैं आखिरी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। टोंक में भी सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी के ही भीतर से विरोध के सुर उठाए जा रहे हैं, वो कौन है? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, और जैसा कि लगातार पिछले 4.5 साल से भाजपा द्वारा प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा चला, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के 2 ही नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया, और मैं हमेशा हर टीवी डिबेट में मैंने इस बात को बोली कि हमारी पार्टी का लोकतांत्रिक सिस्टम है। मुझ में कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर मेरे परिवार वाले सदस्य ही उस कमी को दूर करने के लिए आवाज उठाएंगे। दूसरा कोई है वो इस बात से खुश होगा कि मुझ में वो कमी बनी रहे और आगे जाके मैं कोई बड़ी गलती करूं और मैं डूब जाऊं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, देखिए लोग जो जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते रहे, हम लोगों पर आरोप लगाते रहे, इनके खुद के घर डूबते गए, हम लोग तो फिर भी आपके चुनाव के समय आखिरी में आकर के एक हो गए। मेरे हिसाब से मेरी मीना जी आपके भी चैनल पे आपके साथ भी कई बार बैठ के मैंने अपन लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया है, और मैंने तभी भी ये बात कही थी कि मीना जी चुनाव आने दीजिए, हमारी सारी पार्टी पूरी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई आप देखिए, इनको अनुशासन समिति, बाकायदा समिति गठन करनी पड़ी, इनको 11 सदस्य समिति बनाकर कैलाश चौधरी जी का उसका अध्यक्ष डेप्यूट करना पड़ा। आपकी स्थिति आई हो गई, आपके प्रदेश अध्यक्ष की शव यात्रा निकल रही है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं और आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। ऑडियो बंद कर दीजिए पौरुष जी का। पौरुष जी, मान ली आपकी बात, भारतीय जनता पार्टी की जानकारी कांग्रेस। पौरुष जी, आपसे एक सवाल पूछ लूं क्या? पौरुष जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे? जी राजीव जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि परिवार में एक व्यक्ति से गलती होती है तो परिवार के लोग ही उसको करेक्ट करते हैं, मतलब उसको समझाते हैं, उसकी गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे से आपसे इतना सा पूछना है कि जो जिनकी गलती ठीक करने के लिए सब कुछ हुआ, उन्होंने गलती क्या की थी? आप बताएंगे परिवार में? किसकी गलती के संदर्भ में बात कर रहे हैं सर आप ही अभी अपनी पार्टी की बात ही कर रहे थे कि 2 लोगों के अंदर जो अभी पायलट जी की आप बात कर रहे थे कि आपके यहाँ लोग आंतरिक लोकतंत्र है, और उसके अंदर अगर एक परिवार में किसी से गलती हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति उसको ठीक करने की कोशिश करता है और परिवार में मैंने उलट जाता है। तो वो गलती क्या थी आखिर, जो जिसके लिए इतना पूरा 4.5 साल तक ये पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम और कई तरीके से जिसके कारण राजस्थान में बहुत सारी चीजें रुक गई, वो क्या गलती थी आखिर? आप कुछ बता पाएंगे? परिवार के सदस्य हैं आप तो। देखिए तिवारी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भले मेरे अभी इस डिबेट के वीडियो को रिवाइंड करके देखें, मैंने गलती शब्द इस्तेमाल में नहीं किया, मैंने कमी शब्द इस्तेमाल किया है। और देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो परिवार का सदस्य नहीं, कमी आदमी, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी चाहे परिवार का कार्य करे, सामाजिक कार्य करे, राजनीतिक कार्य करे, पार्टी चलाएं, सरकार चलाएं, तो निश्चित तौर पर अपने आप में कंप्लीट कौन है मुझे आप बताइए। आप मुझे किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक ऐसी चाहे धार्मिक क्षेत्र की पर्सनलिटी हो या फिल्म क्षेत्र की पर्सनलिटी हो, कमियां रहती है साहब। मंशा आपकी साफ होती है तो भी आप में कमी रहती है। देखिए 4.5 साल में आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक सिस्टम है, मैंने आपसे इस बात को शुरू से कही
तो निश्चित तौर पे सरकार आप जब चलाने के लिए जा रहे हैं तो आप 100 काम करते हैं तो निश्चित तौर पे 5 काम आपसे छूटते भी हैं, और आप ही की पार्टी के नेता आकर के आपको बताएंगे कि भाई आपसे 5 काम छूट गए। अभी जैसा मीना जी मुझसे पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई आपके पार्टी में क्या इस तरह से लेके कोई डिस्कशन होता है, जैसा कि गुप्ता जी ने बात उठाई थी। मैंने इस बात को कही निश्चित तौर पे कि भाई चाहे वार्ड लेवल का हमारे कार्यकर्ता हो। राजीव जी, पौरुष भारद्वाज जी 15 मिनट बोल सकते हैं पर मुद्दे की बात पे नहीं आएंगे, इसलिए हम नहीं इस चर्चा नहीं को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जरूर आकलन करेंगे पौरुष भारद्वाज जी की अगली बार ऐसा सवाल राजीव तिवारी जी जैसे कोई वरिष्ठ पत्रकार पूछे तो मुझे क्या जवाब देना है, जिसमें मेरी बात भी आ जाए और दूसरे मुद्दों की तरफ जाना भी नहीं पड़े। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आने वाले दिनों में भी हम इस विषय पर विधानसभाओं में जो दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है उस पर वहां के हालात क्या है, वहां की कैलकुलेशन इक्वेशंस क्या कहती है, वहां की तैयारी कौन से राजनीतिक दल की कितनी है, इस पर चर्चाएं करते रहेंगे लगातार। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।